तो ईवीएस यानी पर्यावरण शिक्षक से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ये आपका चैप्टर का नाम है अधिगम सिद्धांत। चैप्टर 22 है ये, खंड बी शिक्षण से है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के स्टडी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेष एजुकेशन एक्सप्रेस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से रुके फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दी क्या करें। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा। ए बी सी। तो पाठ्यपुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत के साथ साथ वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं और वे हमें इन अनुभवों को फिर से देखने का जो है अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे जो है हम परिचित हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। केवल ए तथा डी। तो स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना तथा परिभाषाओं द्वारा सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है क्योंकि ईवीएस विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है जिसे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिल सके। आप बता दें, भ्रमण करके सीखें, स्वयं करके सीखें जिससे बालकों में उत्सुकता बढ़ सके और ईवीएस की कक्षा में उत्सुकता बनी रहे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ईवीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों, पार्कों, संग्रहालयों, जल निकायों और समुदायों के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके अवलोकन करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यदि अधिगम कक्षाओं की दीवारों के बाहर होता है तो अधिगम की गुणवत्ता और भी बेहतर होगी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, शांत कक्षा में विद्यार्थी द्वारा अपना अपना कार्य करने से सहपाठी द्वारा सीखने जैसे अधिगम से वंचित हो जाएंगे। एक प्रभावशाली कक्षा की विशेषताएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कक्षा अधिगमकर्ता केंद्रित होनी चाहिए, वहीं शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच एक सहपाठी के बीच जो है प्रभावी वाद विवाद भी होना चाहिए। वहीं यह भी हो सकता है कि कक्षा को सामाजिक अधिगम के क्षेत्र से जोड़कर सिखाया जाना चाहिए। और तो और कक्षा कक्ष के अलावा खेल, कहानियां, प्रोजेक्ट, सेमिनार आदि के माध्यम से भी सिखाया जाना चाहिए। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो छात्रों में निम्न उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण प्राप्त की जा सकती है, जैसे जैसे आपका ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव और कौशल प्रक्रिया में सुधार। दोस्तों, इस सिद्धांत में को अमेरिकी वैज्ञानिक कॉल रोजर्स ने दिया था, जिसके अनुसार यह विधि करके सीखने पर जोर देती है। इसमें छात्रों की रुचि पाई जाती है जिसकी पहल वो स्वयं करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए जिससे अवलोकन करना, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना आदि विधियां बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिशु जिन तरीकों
से सीखते हैं और उनमें से एक प्रेक्षण होता है। दोस्तों, आसपास की वस्तु देखना, उनका विश्लेषण करना तथा उस प्रेक्षण से कुछ सीखना अपने अनुभवों पर आधारित ज्ञान के निर्माण एवं पुनर्निर्माण का मूल है, जिससे कक्षा को और रोचक बनाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस का सीखना आधारित है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ईवीएस का सीखना सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। ईवीएस बच्चों को अपने पर्यावरण का पता लगाने, समझने, सराहना करने और महत्व देने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें अपने तत्काल पर्यावरण, प्राकृतिक दुनिया और समुदाय से जुड़कर सीखने का अर्थ और आनंद प्राप्त करने में मदद मिल सके। आप बता दें, जबकि पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए गतिविधि आधारित विधि इसमें महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो प्राथमिक स्तर पर परिकल्पना की जांच करना प्रक्रिया कौशल नहीं है। प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना तथा तथ्यों को अनुसरण जो है करना आता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अध्यापिका विभिन्न प्रकार की घोषणाओं पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया था कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीच से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया उसके घर के बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया था कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों के बीच से गंदी हो रही है। अध्यापिका को विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले क्यों नहीं नष्ट किए जाने चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। जब अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है, तो वह शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा इसमें, जबकि उसका उद्देश्य ना तो विद्यालय को प्रसिद्ध करना और ना ही विद्यार्थी को उनके अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए तथा विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना होगा। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण अध्यापिका सुनीता द्वारा भोजन नामक पाठ को पढ़ाते समय छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों के भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। अब बता दें, पर्यावरण के शिक्षण अधिगम में प्रश्नोत्तरी अवलोकन करना, चर्चा करना, वर्गीकरण करना, संवाद करना और पूर्वानुमान लगाना आदि से छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध का ज्ञान होता है और साथ विद्यार्थियों के कौशल का विकास होता है। इन कौशलों का विकास न होने पर शिक्षार्थी मानचित्र नहीं बना पाएंगे। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। केवल बी और सी। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है।
इसके अलावा समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को भी बेहतर करता है। बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। साथ ही साथ जब बच्चों की रचनात्मक प्रशंसा की जाती है तो भी वे बहुत खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अतः इसकी प्रशंसा की जाए, उनकी रचनात्मकता को अनावश्यक रूप से नकारा न जाए। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस स्तर पर शिक्षकों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पारंपरिक शिक्षण के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षण, शिक्षक द्वारा अभिभावक एवं समुदाय को अधिगम प्रक्रिया मिलाना, वही विभिन्न संबंधों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, साथ ही साथ बच्चे कैसे सीखें और कैसे समझें आदि। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश सीखने का उद्देश्य इंगित करता है, क्योंकि रंग से पशुओं को आसानी से पहचाना जा सकता है। वैसे कभी कभी एक ही पशु दो रंग में होते हैं, जैसे गाय की बात की जाए तो गाय काली तथा सफेद और गोरी भी होती है। ठीक है, इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में वृत्तांत एवं किस्से कहानियों के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर जो है किस्से कहानियों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, तथ्य कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तथ्य कार्य दैनिक पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा कक्षा की क्रियाएं संगठित एवं निर्देशित होती हैं। यह शैक्षिक क्रियाओं को दिशा देने का मुख्य साधन होता है। तो कार्य के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जैसे तथ्य कार्य में विद्यार्थियों को प्रेरणा देना तथा उन्हें सीखने की क्रियाओं की ओर और उन्मुख बनाना। साथ ही साथ तथ्य कार्य शिक्षार्थियों में विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों एवं उत्तेजना उत्पन्न करती है। और अगर देखा जाए, तथ्य कार्य शिक्षार्थियों को सूचना खोजने और विचारों का निर्माण करने और उन्हें उत्साहित करने का भी अवसर प्रदान करती है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे तथ्य कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे तथ्य कार्य का मुख्य लक्ष्य अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। तथ्य कार्य बालकों में सृजनात्मकता, नैतिकता, संज्ञानात्मकता आदि गुणों का विकास करती है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? यह एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। अपसारी प्रश्न से आशय है कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का जो है प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक जो है हल प्रस्तुत करता है, देता है। तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि कक्षा में जब शिक्षार्थी से प्रश्न पूछेंगे तो शिक्षार्थी उत्तर देने के लिए उत्सुक होंगे तथा उनमें जिज्ञासा की भावना जो है जागृत होगी। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है।
यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। यह कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता को विकसित करने के लिए उनको बाहरी परिवेश, बाग बगीचे, साथ ही साथ तालाब के किनारे और प्रकृति भ्रमण आदि के अनुभवों से जोड़ने की जरूरत होती है। इससे बच्चों में जो है अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का भी विकास होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से छात्रों को अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे छात्र स्वतंत्रता पूर्वक समस्या को हल करने के लिए प्रेरित हो सके, जबकि छात्रों को सही उत्तर समझा देना वे अधिगम के लिए कोई प्रेरित नहीं होंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। इससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में किस्से, कहानियां, कविताएं, पहेलियां आदि को शामिल करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। विद्यालय में मिड डे मील का समय पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। मिड डे मील का उद्देश्य बच्चों की पोषण स्तर को सुधारना तथा ड्रॉप आउट को रोकना है। साथ ही इससे बच्चों में सामूहिक भावना का विकास तथा उनके स्वच्छता एवं अनुशासन के बारे में जागरूकता का विकास किया जा सकता है। मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने से तात्पर्य बच्चों पर अबोधगम्यता के भार को कम करना। सर्वप्रथम इस मुद्दे को 1992 में यशपाल समिति ने उठाया था। यशपाल समिति ने उठाया था। इसे स्कूली बच्चों के लिए कम करने के उपाय सुझाए। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने का अर्थ है कि स्कूल के बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ना और रटन विधि से सीखने को दूर करके अपूर्णता के भार को कम करना होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना होता है। समूह में कार्य करने से विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों के आदान प्रदान करने तथा निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। सीखने का आकलन निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों के अधिगम और शिक्षकों के शिक्षण में सुधार करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों के प्रदर्शन या विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने एवं उनकी अधिगम प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना, साथ ही अधिगम और प्रगति के बारे में निष्कर्ष निकालने और अधिगम के अगले चरण के लिए समर्थन करना। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र है। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा।
एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र है। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उन्हें कैसे संभालने के बारे में चर्चा करें, जिससे छात्रों को अनुकूलन के बारे में सीखने का अवसर मिल सके। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं, तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ के सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, इसमें आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं, तो हम इस ईवीएस में क्यों पढ़ें? हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। इसलिए बच्चों को समझाना चाहिए, ठीक है, कि हमें पढ़ना आवश्यक है। बी ऑप्शन आप करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। पाठचर्या के विकास के लिए परीक्षा को आसान बनाना मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पाठचर्या विकास के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखता है। जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीके से हट जाए। वहीं पाठचर्या में जो है पाठचर्चा को समृद्ध करना ताकि वह पुस्तकों से आगे निकल जाए, और परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना। पाठ्य पुस्तक केंद्रित के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन, इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है? ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाए, सबसे उपयुक्त कारण है। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। सही विकल्प चुनाव कीजिए। ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।